नमस्कार साथियों और सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 11th क्लास से अब 12th में आ चुके हो और अब आप एक बोर्ड क्लास में आ चुके हो। तो अब आपको 11th से मेहनत तो डबल करनी है, क्योंकि अगर आपको आगे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है, उच्च स्तर पर जाना है, तो आपको उच्च लेवल का अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसी क्रम में हम आज जुड़े हैं आपके साथ में इतिहास विषय को लेकर के। कक्षा 12 इतिहास विषय के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। और आज की जो क्लास है वो पाठ्यक्रम पर रहेगी और हम निरंतर रूप से एक एक अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे, उनके प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, एक वस्तुनिष्ठ क्लास भी रहेगी। तो एक स्मार्ट स्टडी कह सकते हैं, इस हिसाब से अपन पूरे इतिहास विषय को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी क्रम में अपन सबसे पहले आज पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और कल से हम निरंतर रूप से अपन इतिहास की कक्षाएं जारी रखेंगे। तो अपन समय को जाया न करते हुए सीधा अपने पाठ्यक्रम के ऊपर आते हैं। इतिहास विषय का पाठ्यक्रम कैसा है, तो देखिए बात करेंगे अपन इतिहास विषय को जो बांट रखा है वो 3 भागों में बांट रखा है। 3 भागों में, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 जो रहेगा ये पूरा प्राचीन रहेगा, भाग 2 जो रहेगा वो मध्य रहेगा और भाग 3 रहेगा वो आधुनिक रहेगा। तो 3 भागों में इतिहास को बांट रखा है। कालक्रम के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात करते हैं अपन कि इस इतिहास में अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहली बात करेंगे अपन हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसमें अपन हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों का निवास स्थान कैसा था, नगर कौन कौन से थे, कौन से नगर आपके मैप में भी यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थलों के बारे में, जैसे धोलावीरा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगमहल इत्यादि बहुत सारे स्थल हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसका कालक्रम वैसे बात करें 2500-2600 ईसा पूर्व से 1700-1800 ईसा पूर्व के मध्य का रहता है। और इस सभ्यता का नष्ट कैसे हुई, ये सारी घटनाक्रम अपन पहले अध्याय में बात करेंगे। दूसरे अध्याय की बात करते हैं राजा, किसान तथा नगर। राजा, किसान तथा नगर की बात करेंगे, ये भी इसका कार्यकाल लिखा हुआ है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ठीक है। यानी कि इसमें अपन लगभग 600 और 600 1200 वर्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। कि इसमें बात करेंगे अपन कि महाजनपद काल की कौन कौन से महाजनपद थे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। इन महाजनपदों में जो प्रमुख है मगध साम्राज्य के बारे में भी अपन संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे कि यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, उसके बारे में भी इसमें अपन बात करेंगे। राजा की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे और नगरों के बारे में भी अपन बात करेंगे। चलिए आइए अपन तीसरे में चलते हैं, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग में। तीसरा चैप्टर भी कालक्रम लगभग यही रहेगा जो महाजनपद काल, क्योंकि महाजनपद काल में की ही बंधुत्व, जाति और वर्गों के बारे में अपन बात करेंगे। इसमें अपन बात करेंगे कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे, उनकी कनेक्टिविटी कैसे थी, ठीक है। आपस में विचारों के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट जस्ट इसके अपन चौथे चैप्टर में चलेंगे तो विचारक आ जाएंगे, दार्शनिक विचार आ जाएंगे, धार्मिक विश्वास आ जाएगी और स्थापत्य में इमारतें आ जाएगी। तो विचारकों की बात करें अपन, विश्वास की बात करें सबसे पहले, तो धर्म की बात करें तो इसमें आएगा एक तो बौद्ध धर्म, प्लस इसमें आएगा आपकी एक जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में बात करेंगे, दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे और प्रमुख स्थापत्य कला जैसे सांची का स्तूप हो गया, भरूच स्तूप हो गया, कुछ प्रशस्तियां हो गई, उनके बारे में अपन इस चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये अपने भाग 1 के बारे में था। भाग 2 की बात करते हैं अपन। भाग 2 में अपन बात करेंगे यात्रियों के नजरिए कि भारत में लगभग देखिए 10वीं से 17वीं शताब्दी तक, 10 to 17वीं, ठीक है। इसके मध्य में भारत में कौन कौन से यात्री आए, यात्रियों की बात करते हैं अपन। जैसे यात्रियों में बात करेंगे इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, फायान, हैंसन, बहुत सारे यात्री आए थे, उन सभी के बारे में बात करेंगे कि ये भारत आए, इन्होंने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन करके रचनाएं लिखी और उन रचनाओं को भी हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये रहेगा आपका 5वां चैप्टर। फिर छठे चैप्टर की बात करते हैं अपन, भक्ति, सूफी एवं परंपराएं। देखिए भक्ति और सूफी है
आपके भक्ति से संबंधित है, लेकिन इसमें धर्म अलग रहेंगे। जैसे भक्ति की बात करें तो इसमें सगुण भक्ति की बात की जाएगी और इसमें निर्गुण भक्ति की बात की जाएगी। ठीक है, निर्गुण। तो ये दोनों बात करेंगे अपन। हिंदू धर्म से संबंधित हो गया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग इन्होंने सगुण से बताया, निर्गुण से बताया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करें सूफी परंपराएं। सूफी परंपरा से संबंधित रहेगी इस्लाम से, कि इस्लाम ने किस प्रकार से ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग बताए, संगीत के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, मानवता के माध्यम से। तो इस्लाम धर्म का विचार अलग रहेगा, लेकिन दोनों का टारगेट एक ही है कि अंत तक पहुंचना ईश्वर तक है, लेकिन वो इनके तरीके अलग रहेंगे। तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। ये रहेगा आपके छठा चैप्टर। सातवां चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर जिसकी राजधानी थी हम्पी, और हम्पी वर्तमान में है कर्नाटक में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य 1336 हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने इस शहर को बसाया था। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत का एक प्रबल और एक 300 वर्षों तक एक सक्षम और व्यापारिक एक नगर था, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन 8वें नंबर पर बात करेंगे किसान, जमींदार और राज्य। अब अपन सीधे आते कि विजयनगर की बात होगी तो 14वीं से 16वीं शताब्दी हो जाएगा, और किसान, जमींदार और राज्य ये आ जाएगा आपके मुगल में। किसमें आ जाएगा? मुगल में, क्योंकि 16वीं से 17वीं शताब्दी जब मुगल का सर्वाधिक प्रभाव था। तो किसान, जमींदार, राज्य। किसान जिसे रैयत कहते हैं, जमींदार जो भू राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था, और राज्य यानी कि ये दोनों किसके अधीन थे? आपके राज्य के अधीन थे, और राज्य मुगल राज्य था। तो इसमें हम बात करेंगे किसान की स्थिति कैसी थी, जमींदार किस प्रकार से कर वसूल करते थे, और वो किस प्रकार से राज्यों को दान करते थे। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा मुगल साम्राज्य और कृषि समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर 9वें चैप्टर की बात करते हैं, राजा और विभिन्न वृत्तांत। अब देखिए मुगल साम्राज्य में, मुगल दरबार में, ये मुगल दरबार की ही बात की जाएगी, क्योंकि राजा और विभिन्न वृत्तांत यानी कि राजा कौन से? मुगल राजा। वृत्तांत यानी कि उनके ऊपर लिखी गई रचनाएं। ठीक है, ये मुगलों के बारे में होगा। मुगलों के बारे में जितने भी विद्वानों ने उनके लिए पुस्तकें लिखी या उनके बढ़ा चढ़ा करके उनके वर्णन प्रस्तुत किए, उसके बारे में बात। तो जैसे बात करते हैं अपन, इसमें अकबरनामा एक रचना है, इसमें हुमायूंनामा पढ़ेंगे अपन, इसमें अपन बाबरनामा पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार की रचनाओं के बारे में अपन बात करेंगे, राजा और विभिन्न वृत्तांत के बारे में। ये तो ये आपके 9 नंबर का चैप्टर हो गया। चलिए अब अपन भाग 3 में चलते हैं, जो पूरा कैसा होगा? आधुनिक काल। ठीक है, अब अपन 1857 की क्रांति के पास में आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों का आगमन हो गया, और अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में अपना वर्चस्व जमाया, सभी राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण संधियां स्थापित की, फिर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। उसके बाद पूरा उपनिवेश हो गया भारत। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा अनेक आंदोलन चलाए गए, उसके बाद विभाजन, भारत आजाद भी हुआ, विभाजन की समस्याएं आई, उसके बाद संविधान बना। तो ये सारा क्रम इसमें रहेगा आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं औपनिवेशवाद और देहात के बारे में। यानी कि औपनिवेशवाद का मतलब हो गया आपके अंग्रेजों के गुलाम, और देहात का मतलब हो गया ग्रामीण समाज। तो ग्रामीण समाज किस प्रकार से औपनिवेशिक में फंसा हुआ था, किस प्रकार से उनकी स्थिति थी, तो ग्रामीणों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ भू राजस्व की नीतियों के बारे में भी इसमें अपन देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जैसे अनेकों महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये रहेगा आपके लगभग तो क्या 10वां चैप्टर रहेगा। उसके बाद में 11वां चैप्टर रहेगा आपके विद्रोह और राज। इसमें आ जाएगी आपके 1857 की क्रांति। अब इसमें कारण पूछे जाएंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कहां हुई, कब हुई। ठीक है, कारण क्या हो गए, इसके परिणाम क्या रहे, ये सारी की सारी बातें अपन पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति असफल रही थी, और उसके बाद में भी निरंतर भारत उपनिवेश के चुंगल में फंसा रहा। अगली बात करेंगे पर औपनिवेशिक शहर के बारे में बात करेंगे। 12वां चैप्टर रहेगा औपनिवेशिक शहर। भारत के प्रमुख शहरों की बात करें तो औपनिवेशिक शहरों में जैसे बात करते हैं अपन, तो इसमें एक तो रहेगा आपके बॉम्बे, एक रहेगा कलकत्ता, ठीक, एक रहेगा मद्रास। ये प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे। इनके बारे में विस्तृत इसमें अध्ययन करेंगे, और भी करेंगे कुछ क्षेत्रों के बारे में, लेकिन विस्तृत चर्चा की जो बात करते हैं वो इसमें बात करेंगे अपन।
ठीक है, तो ये हो गया आपके 12वां चैप्टर। उसके बाद बात करते हैं 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजादी की झलक यहीं से देखने को मिल गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन हो गया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उनकी महत्वपूर्ण तिथियां भी आपको याद रखनी होगी और उनके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में भी अपन विस्तृत रूप से जब ये अध्याय चालू करेंगे अपन तब बात करेंगे। ठीक है, आज अपन सिर्फ सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं तो अपन ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे अपन। चलिए अगला है 14 नंबर पढ़ेंगे अपन, विभाजन को समझना। देखिए आंदोलन हो गया, भारत आजाद भी हो गया। अब भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो विभाजन की समस्या थी। तो विभाजन क्यों हुआ, उसका परिणाम क्या रहा, विभाजन के बारे में कारण की बात करें तो सांप्रदायिक कारण था, फूट डालो राज करो की नीति तो थी, प्लस हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों के बीच में भी एक मानसिकता कह सकते हैं, उसके अनुसार भी विभाजन हुआ था। उसके अलावा प्रक्रिया की बात करें तो माउंटबेटन योजना के अनुसार के अनुरूप विभाजन हुआ था। तो इसमें बात करेंगे अपन, ठीक है। परिणाम क्या रहे अंत में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से घुसपैठिया वगैरह, पुनर्वास की ये सारी समस्याएं हैं। अंतिम जो चैप्टर रहेगा वो 15वां चैप्टर है, भारत का संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के लिए 1946 से 1946 से प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन जो संविधान अंगीकृत हुआ है 26 नवंबर 1949 और जो संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान लागू हो गया। संविधान में अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, बहुत सारी चीजें हैं। वो ज्यादातर चैप्टर आपके पॉलिटी में आ जाता है, लेकिन इसमें जितनी चीजें होंगी वो अपन इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन सी समितियां बनी, उन सभी के बारे में। तो ये पूरा पाठ्यक्रम समझा हमने इतिहास का, कि इतिहास में किन किन चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और नियमित रूप से हम लगभग एक चैप्टर की 3-3, 4-4 क्लासें लगाएंगे। एक क्लास आधे घंटे की रहेगी और लगभग 3 क्लासों में अपन पूरा एक चैप्टर कवर करेंगे। तो आधे घंटे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करेंगे और निबंधात्मक प्रश्न, पूरा लगभग एक सप्ताह एक यूनिट, और संडे को उसका अपन नॉर्मल एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी देखेंगे। तो आप नियमित रूप से अगर क्लास से जुड़ेंगे तो इतिहास, आज इतिहास विषय के बारे में बात कर रहे हैं अपन, साथ ही साथ इसी चैनल पर पॉलिटिकल की क्लास भी लगेगी, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण की क्लास भी लगेगी। तो आप निरंतर इस क्लास से जुड़ेंगे तो आपके लिए इतना वादा मैं कर सकता हूं कि आप जितने प्रतिशत का सोच रहे हो उससे 10% एक्स्ट्रा ही मान के चलो। कोई 90 तो सोच रहा है तो वो 100 तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 95 तो मान के चलो, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो, पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको और स्मार्टनेस की आवश्यकता है। तो आप पुस्तक को तो पढ़ ही हो, साथ ही साथ लेक्चर को भी सुनोगे तो आपके बेनिफिट डबल हो जाएगा। तो निरंतर रूप से आप क्लास से जुड़िएगा और हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके चैनल को आगे से आगे शेयर भी करोगे, ताकि अधिक से अधिक और स्टूडेंट इसमें जुड़ सके। ठीक है, हम इसी तरह अगली कक्षा में आपके साथ में जुड़ मिलेंगे, ईंटे मन के तथा अस्थियों के साथ में, और इसी चैनल पर आपको पॉलिटिकल की भी क्लासें शुरू कर दी जाएगी लगभग विगत दिनों में। लेकिन सबसे पहले जो चैप्टर शुरू होंगे वो आपके इतिहास से शुरू होंगे। ठीक है, तो जुड़िएगा हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के बेनिफिट्स हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। इसी तरह मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। धन्यवाद।